ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। देवेंद्र फडणवीस हे पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात सहभागी झाले। राष्ट्ररक्षा सर्वोपरी पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा पार पडला। या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले। त्यांच्या हस्ते राष्ट्ररक्षा सर्वोपरी या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा पार पडला। देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राष्ट्ररक्षा सर्वोपरी या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा पार पडला। या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी काय भावना व्यक्त केल्यात ऐकूयात। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही है। एक्चुअली जिस समय ये सारा पैंडेमिक चल रहा था तो उस समय प्राइम मिनिस्टर साहब ये जानते थे कि पूरे देश की जिम्मेवारी उन पर है और इसलिए इसमें पॉलिटिक्स नहीं हो सकता है। और वो जानते थे कि मुंबई ये फाइनेंशियल कैपिटल है, एक ऐसा शहर है जहाँ पर बड़े पैमाने पर स्लम्स है, यहाँ पर प्रभाव बढ़ सकता है और उनके लिए बहुत फोकल पॉइंट मुंबई रहा, उनके लिए बहुत फोकल पॉइंट महाराष्ट्र रहा। और वे चिंतित भी थे, मैंने भी उनसे चर्चा की थी, वे चिंतित थे क्योंकि नंबर ऑफ केसेस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थी, मौतें भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थी। किंतु इट इज वेरी सैड कि इसमें भी काफी राजनीति आई। और जहां तक श्रमिक ट्रेन का इशू है, तो जैसे एक अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने बात कही, वो बिल्कुल सही है कि जिस समय हमको टोटल लॉकडाउन चाहिए था, उस समय कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने महाराष्ट्र में श्रमिकों को भड़काया। और देखिए, गरीब लोग थे, साइकोलॉजिकली उनके ऊपर एक परिणाम हुआ था कि आगे हमारा क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी उनके मन में थी। और ऐसे समय उनको ये भड़काया गया कि भाई आप चले जाइए, और उससे जो क्राइसिस खड़ा हुआ वो हम सबने देखा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की स्थिति ये थी कि केंद्र सरकार से मदद भी लो और केंद्र सरकार को गाली भी दो। जो अच्छा हुआ हम कर रहे, जो खराब हुआ है मोदी जी के कारण हो रहा है। और ये बहुत ही ओछी राजनीति हमने देखी। देखिए, ये सारे हम लोगों ने देखा कि ड्यूरिंग द एंटायर पैंडेमिक स्टेट के सारे फाइनेंसेस प्रॉब्लम में आए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये विचार नहीं किया कि हमारे भी फाइनेंसेस प्रॉब्लम में। इसका विचार न करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में स्टेट्स को जितनी मदद करने की बात कही थी, चाहे वो जीएसटी का कंपेंसेशन हो, 14% इसके थ्रू मतलब ज्यादा देकर भी जो कंपेंसेशन देना था वो भी सरकार ने दिया। या बजट में जिस प्रकार से टैक्स कलेक्शन उन्होंने उस समय सोचा था, जो नहीं हो पाया, पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन उतना ही टैक्स कलेक्शन होगा ऐसा समझकर उसका भी हिस्सा स्टेट्स को दिया। तो ये सारा पैसा तो महाराष्ट्र लेता था, लेकिन रोज ये कहता था कि सेंटर से पैसा नहीं आया। आखिर में एज ए अपोजिशन लीडर मुझे कुछ काम करना पड़ा, तो मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये सारे आंकड़े घोषित किए। तो उसमें ध्यान में आया कि सबसे ज्यादा पीपीई किट्स महाराष्ट्र को मिली थी, सबसे ज्यादा मास्क महाराष्ट्र को मिले थे, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन महाराष्ट्र को मिला था, सबसे ज्यादा वेंटिलेटर्स महाराष्ट्र को मिले थे, और केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा फाइनेंशियल मदद महाराष्ट्र को मिली थी। अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र कुड नॉट स्पेंड दैट। 1200 करोड़ रुपया जो महाराष्ट्र को केंद्र सरकार ने दिया था फर्स्ट रिस्पांस के लिए, महाराष्ट्र could spend only 600 crores and 600 crores were unspent and they were clueless what to do। और फिर भी जैसा आपने कहा कि इधर एक्नॉलेज करते थे पैसा है, उधर कहते थे केंद्र सरकार पैसा ही नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार हमको ये नहीं दे रहा है। तो एक बड़ी ओछी राजनीति महाराष्ट्र में हुई। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री जी इज अ स्टेट्समैन, उन्होंने कभी भी उस समय उसका जवाब नहीं दिया। जब आवश्यकता पड़ी तो महाराष्ट्र को उन्होंने कहा कि आपको ये सुधारना चाहिए
और कोई अच्छी बात अगर महाराष्ट्र ने की तो खुलकर उसकी तारीफ भी प्रधानमंत्री जी ने की। दैट इज अ स्टेट्समैन। उन्होंने कभी इसमें राजनीति नहीं आने दी, और इसलिए मैं ये मानता हूं कि इस पेंडेमिक का मुकाबला हम लोग कर पाए, इसका कारण एक ऐसा नेतृत्व हमारे साथ था कि जो ये जानता था कि राजनीति का समय नहीं है, राजनीति तो हम जिंदगी भर कर लेंगे, अभी हमको एक टीम इंडिया के रूप में इसका काम करना पड़ेगा। अब मैं महाराष्ट्र की गाथा अगर राष्ट्ररक्षा सर्वोपरी पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा पार पडला।